तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन फिफ्थ चैप्टर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का। तो चलो शुरू करते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से। यहाँ पे लीनियर लिख देता हूँ मैं। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है F, उसका वैल्यू माइनस के एक्स होता है, जहाँ पे के को बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट। न्यूमेरिकल में आप माइनस साइन स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ओमेगा जिसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हो, उसका वैल्यू रूट ऑफ के बाय एम होता है। एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सारा डेरिवेशन हम कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट एक्स याद रखना हमेशा मेन पोजीशन से ही कैलकुलेट किया जाता है, चाहे पार्टिकल कहीं से भी आ रहा हो जा रहा हो। डिस्प्लेसमेंट बोला तो हमेशा मेन पोजीशन से ही कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी देखो, अगर सपोज करो मैंने पार्टिकल को एसएचएम परफॉर्म करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन से देखा है या मेन पोजीशन से देखा है, उस पर डिपेंड करेगा फाई का वैल्यू क्या है। फाई इनिशियल फेज बोला जाता है फाई को। अगर मैं देख रहा हूँ पार्टिकल ने स्टार्ट किया है मेन पोजीशन से एसएचएम परफॉर्म करना, तो फाई का वैल्यू 0 लिखूंगा। अगर एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम से, मतलब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो बी से स्टार्ट करते हुए दिखा, तो मैं फिर लिखूंगा यहाँ पे फाई का वैल्यू पाई बाय 2, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन से। इसको या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं या राइट एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, या तो राइट बोलो या फिर इसको पॉजिटिव बोलो, लेफ्ट बोलो या तो नेगेटिव बोलो। लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन या फिर लेफ्ट से अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो फिर आपको फाई का वैल्यू 3 पाई बाय 2 लिखना है। ठीक है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा ए होगा। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पे होता है। और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए होगा, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पे। जहां डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा वहीं एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। एक्स का मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली बात है 0 होगा मेन पोजीशन पे। वेलोसिटी मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो रुक जाती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके वैल्यू 0 होंगे। एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की तरह, दैट इज 0। ओके, तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, एक्स 0 हो गया, ए 0 हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम आएगा तो एक ए मैक्सिमम होगा। चलिए, ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ के बाय एम पहले बता चुका हूं मैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, ये हम रोटेशन डायनेमिक्स से देखते आ रहे हैं, वही सेम चीज यहाँ पे भी होगा। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी हम जानते हैं। ओमेगा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से 2 पाई। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर दो स्प्रिंग्स या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स आपने सीरीज में अटैच की है ये इस तरीके से, तो के टोटल के जो होगा, टोटल के को मैं यहाँ पे के एस लिख रहा हूँ, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। रेसिप्रोकल से ऐड हो जाएगा, 1 अपॉन के एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। और अगर स्प्रिंग्स होते हैं तो 1 अपॉन के थ्री प्लस 1 अपॉन के फोर प्लस 1 अपॉन के फाइव, ऐसे चलता रहता। सीरीज में अटैच किया है तो ये रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा आपको दिख रहा है, राइट। अगर आपने स्प्रिंग को पैरेलल में लगाया है, देखो इस तरीके से पैरेलल में, पैरेलल ऐसा भी होगा और पैरेलल ऐसा भी होगा, मतलब दो स्प्रिंग के बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ ये मास बीच में आ गया है, या फिर दोनों स्प्रिंग को हमने पैरेलली यहाँ पे अरेंज कर दिया मास को एक साथ। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है तो के पैरेलल इज इक्वल टू के वन प्लस के टू, सीधा ऐड हो जाएगा ये। तो ये रेजिस्टेंस वाले केस का उल्टा याद रखना, वहां पे पैरेलल में ऊपर वाला केस आता था और सीरीज में नीचे वाला, लेकिन स्प्रिंग के केस में उल्टा आ जाएगा। तो फोर्स कांस्टेंट इस तरीके से, टोटल फोर्स कांस्टेंट अगर निकालना है तो सीरीज के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पैरेलल के लिए नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम, इट एक्सपीरियंसेस। अब फटाफट हम लोग तो पहले थोड़ा तो डेटा लिख लेते हैं ताकि दिमाग चलना हमारा शुरू हो। एक बॉडी है, उसका मास, पहले मास लिख लो 0.2 kg है, परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम, इट एक्सपीरियंसेस अ रीस्टोरिंग फोर्स, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स 0.2 न्यूटन लग रहा है। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को आप 4 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हो। डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया इसे, तो सबसे पहले आपको फोर्स कांस्टेंट ढूंढना है। तो चलो फोर्स कांस्टेंट मतलब के ढूंढना है। और ये तो सीधा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स लिख दो। माइनस मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स हो जाएगा। तो f का वैल्यू 0.2 था
और x का वैल्यू 4 इंटू 10⁻²। तो ये 0.5 देखो 0.2 का आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻1। ठीक है, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.5। अब ये 10⁻1 10⁻2 तो ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा। सो इट विल सिंपली बी 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दैट वुड बी द आंसर, 5 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपको के का वैल्यू आ गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ एसएचएम। अब पीरियड के लिए आपको क्या चाहिए बताओ। आप फॉर्मूला यूज कर लो, के का वैल्यू तो हमें मिल ही गया है यहाँ से, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम यूज कर लो। और ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है 2π/t होता है। ओमेगा मिल गया तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दोनों मिल जाएगा, तीनों रिलेटेड है, एक ही मिला तीनों मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ के बाय एम। 2π/t इज इक्वल टू के का वैल्यू हमको मिला है 5 और m का वैल्यू हम लोग को पता है 0.2 है। तो भाई काम करो, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4π² इज इक्वल टू 5/0.2। 5/0.2 ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50/2 हो जाएगा। 50/2 का मतलब होता है 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो टी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 4π²। और टी का स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये 25 डिवाइडेड बाय 4π²। जस्ट अ सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 5/2π। 5/2π इसको सॉल्व कर लो आप, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, सो दैट इज इक्वल टू 5/6.28 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, 6/28। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, आप भी सॉल्व कर लो। आई थिंक हो सकता है इसमें आपको लॉग की ज़रूरत पड़े। लॉग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो 5 डिवाइडेड बाय 6.28 एंड 0.79 आपका ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम। ओमेगा 2π/t होता है, रूट ऑफ के बाय एम है। के का वैल्यू 5 डाला है, एम का वैल्यू 0.2 kg सही है। 2π/t 4π²/t² इज इक्वल टू 5/0.2 10 50 25 t² इज इक्वल टू 4π²। अरे यार ये π² नीचे चला आया, गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, यहाँ से मिस्टेक कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर गलत आ गया। मुझे लग रहा था कुछ घपला किया हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं था कि π² ऊपर आएगा, हमने नीचे डाल दिया उसको। तो ये देखो, यहाँ से देखो ना, t² इज इक्वल टू 4π²/25। एक्सट्रीमली सॉरी, t² इज इक्वल टू 4π²/25 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ से, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 4π²/25 और इट विल सिंपली बी 2/5π। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना। t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1.256 सेकेंड्स। अब सही है, टाइम पीरियड भी आ गया। थर्ड केस में क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो इन्होंने डिस्प्लेसमेंट बदल दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻² मीटर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, पर माइनस फिर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से लेना देना है। अब माइनस लिखोगे तो बेटर होगा, ठीक है, माइनस के साथ ही सॉल्व करो इसको। माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बताओ। ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ के बाय एम ले लो, उसका स्क्वायर कर दो और उसके बाद एक्स ले लो, तो ये हो जाएगा के बाय एम इंटू एक्स माइनस माइनस के का वैल्यू 5, एम का वैल्यू 0.2 और एक्स का वैल्यू 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो 5.0.2 हमने पहले कर रखा है, 25 होता है, तो -25 इंटू 10⁻² और सिंपली 0.25 -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये टेक्स्ट बुक में गलत सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आप एक बार देख लेना, टेक्स्ट बुक में शायद गलत सॉल्व किया हुआ है ये, तो ये सही आंसर होगा इसका। टेक्स्ट बुक में शायद डिस्प्लेसमेंट 0. ये 4 इंटू 10⁻² लेके रखा हुआ है,
पर 4 × 10⁻² उन्होंने पहले डिस्प्लेसमेंट बोला था पहले क्वेश्चन के लिए। थर्ड वाले केस में उन्होंने क्या बोला कि हम भाई इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड। लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, पीरियड 4 सेकेंड है, टाइम पीरियड, एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड इसका 4 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ ध्यान देना देखो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सारे यूनिट्स अगर एक ही सिस्टम में है, चाहे एसआई हो चाहे सारे के सारे सीजीएस में हो, सारे एक ही सिस्टम में है तो आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो हम फाइनल आंसर को जो है ना वो एसआई में कन्वर्ट करके लिख देंगे, लेकिन अभी सब सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर में रहने दो। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब फिलहाल आपका पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉइंट बी पर। अगर उसे 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करना है तो इस 1 सेंटीमीटर के लिए वो कितना टाइम लेगा, ये टाइम हमें पता करना है। समझ गए? इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन दे रहा हूं, एट t इज इक्वल टू 0, उसका x का वैल्यू क्या था? उसका x का वैल्यू 0 नहीं था, क्योंकि हम हमेशा x जो है वो यहां से मेजर करते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो a था, एम्पलीट्यूड के बराबर था पूरे एक्सट्रीम पे। अब मुझे बताओ एट t जो टाइम हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका x का वैल्यू क्या होगा? उसका x का वैल्यू ये होगा, वो 1 सेंटीमीटर पीछे आ चुका है, इसका मतलब आपका x का वैल्यू ये होगा, दिस इज x एंड दिस इज सिंपली a माइनस 1, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर पीछे आ चुका है। पहले x a था, अब x a माइनस 1 हो गया है, तो हम डिस्प्लेसमेंट फिलहाल a माइनस 1 लेंगे और a माइनस 1 लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने टाइम पे a माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, सिंस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, लेकिन इसमें इक्वेशन चेंज होगा, सिंस पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो याद करो पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए हम फाई का वैल्यू π/2 लेने वाले हैं, ये हमने देखा था। तो हमारे पास जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, उसमें फाई का वैल्यू हम π/2 लेंगे पॉजिटिव एक्सट्रीम, पर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही लिया जाएगा। अगर वो 1 सेंटीमीटर यहाँ आगे आया है एक्सट्रीम पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट पूरा ये पूरा a था, तो अब फिलहाल उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से a माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो फाई का वैल्यू बदल गया, फाई का वैल्यू π/2 लिया हम लोगों ने, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2। अब साइन ओमेगा t प्लस π/2 कॉस ओमेगा t हो जाता है, तो a माइनस 1 विल बी इक्वल टू a कॉस ओमेगा t हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहां से आप लोग को ढूंढना क्या वैसे, फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको टाइम ढूंढना है तो एक काम करो, cos ओमेगा टी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा बताओ, a माइनस 1 अपॉन a का वैल्यू देके रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3/4, तो cos ओमेगा टी का वैल्यू आपको आ गया 3/4, यहाँ से आपको ओमेगा टी का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे cos ओमेगा का वैल्यू 2π/t होता है, तो आप 2π/t, या पहले काम करो ओमेगा टी ढूंढ लो, पहले ओमेगा टी ढूंढ लो उसके बाद देखा जाएगा। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू आपको आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 3/4। अब यहाँ पे आपको आपके टेबल के सहारे, ठीक है, टाइम टाइम ढूंढना आपको, जो कोसाइन का टेबल दिया हुआ है, लॉग टेबल का जो बुक आता है उसमें कोसाइन का टेबल दिया हुआ है, उसमें से आपको कॉस का वैल्यू ढूंढना होगा। अगर ये नहीं आता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वैसे मैंने इसका वीडियो बनाया नहीं है, मैं देखता हूँ अगर टाइम मिले तो, वरना आप इसको थोड़ा सा कहीं से देख लो कि कैसे साइन कोसाइन देखा जाता है, कैसे इनवर्स देखा जाता है। तो यहाँ से आपको ओमेगा टी का वैल्यू ढूंढना होगा। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 2π/t होता है, तो आप इसको 2π/t इंटू टी लिख सकते हो, cos इनवर्स ऑफ 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 0.75 आ जाएगा, 0.75। सो 2π/t, टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड यहाँ पे देकर रखा हुआ है 4 सेकेंड का, तो 4 इंटू टी हो जाएगा, और इसको मैं लिख देता हूँ cos इनवर्स ऑफ 0.7500। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसका वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, cos इनवर्स ऑफ
इसका 41.4 डिग्री आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 41.4 डिग्री आ जाएगा। और ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसको लेकिन आपको देखना है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए कॉज इनवर्स का टेबल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा पाई टी बाई 2 इज इक्वल टू 41.4 डिग्री। पर याद रहे हमेशा, देखो आपको टेबल जो है वो डिग्री में वैल्यू देगा, लेकिन हमेशा उसको आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो रेडियन में अगले स्टेप में आप उसको कन्वर्ट करोगे तो पाई टी बाई 2 इज इक्वल टू 41.4। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना डिग्री के बाद रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है, एंगल रेडियन में ही होना चाहिए। पाई और पाई यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो आपको टी का वैल्यू 41.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 180 मिल जाएगा। यही आपका आंसर होगा। और ये 41.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 180, ये 0.46 आ जाएगा। तो आपको 0.46 सेकेंड से ही आपका आंसर है। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle performing linear SHM with period 6 seconds, पार्टिकल का 6 सेकेंड्स का टाइम पीरियड है SHM का। ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम से ही स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसलिए हम लोग फाई का वैल्यू क्या लेंगे, फाई का वैल्यू पाई बाई 2 लेंगे। चलिए, दिस पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजिशन। इस पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन से वो 3 सेंटीमीटर पीछे आ गया, 3 सेंटीमीटर पीछे आ गया, है ना, और इस पोजीशन पे आ गया। तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ। x का वैल्यू फिर से हमको मेन पोजीशन से लेना है, तो x विल बी इक्वल टू, देखो ये पूरा तो ये हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर पीछे आ गया तो x विल बी इक्वल टू a माइनस 3। आगे बताओ, एट टाइम t इज इक्वल टू 7 और टाइम t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे ऐसा हुआ, बिफोर रीचिंग द मेन पोजीशन, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड ढूंढना है, ठीक है। तो आप इक्वेशन क्या यूज करोगे पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मैंने कहा था ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो ये इक्वेशन यूज होगा। और x का वैल्यू हम लोग को पता है a माइनस 3 होगा क्योंकि 3 सेंटीमीटर पीछे हो मेन पोजीशन से, ये आपका a माइनस 3 आ जाएगा। तो a माइनस 3 a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कॉस ओमेगा टी होता है। यहाँ से आपको ढूंढना है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, टी का वैल्यू भी आपको दे के रखा है, तो ये तो काम आसान हो जाएगा आपका। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, a माइनस 3 इज इक्वल टू a कॉज ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है इंटू टी, तो ये हो जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू a कॉज 2 पाई, टी का वैल्यू 6 सेकेंड्स है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और टाइम का वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल टू कॉज 2 + 2 3 7 पाई बाई 3 हो जाएगा, 7 पाई बाई 3। अब cos 7 पाई बाई 3 कितना होता है, cos 7 पाई बाई 3 आप देखोगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड दैट विल बी इक्वल टू 420 डिग्री। मैं इसको साइड में कर लेता हूँ अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो। cos 7 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, 60 इंटू 7 420 डिग्री, 420 डिग्री। तो आप इसको क्या करो, आप ध्यान से देखो, 420 डिग्री में से जो स्टैंडर्ड एंगल है हमारे, वो स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जानते हो तो स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे क्या होते हैं, 0 डिग्री। इसको 420 डिग्री लिख दो क्योंकि वैसे भी मेरे को आंसर बाद में वैल्यूज ही चाहिए, पर खैर देखे यहाँ पे देख लेते हैं, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री से कितना ज्यादा है, 60 डिग्री ज्यादा है, तो मैं इसको 420 डिग्री को क्या कर सकता हूँ, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, राइट, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब 420 डिग्री मतलब 7 पाई बाय 3 होता है, तो 7 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज 2 पाई प्लस पाई बाय 3, हो गया ना, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 टू 6 प्लस 1 7 पाई बाय 3। इसको तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में आ गया हाँ भाई 7 पाई बाय 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ अगले स्टेप में
तो ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका रफ वर्क है। अगर इनकेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके इस हिसाब से हिसाब लगा सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली दिख जा रहा है, कुछ बच्चों को डायरेक्टली दिख जाता है, तो आप यहाँ पे सीधा रेडियन में भी कर सकते हो। इसको आगे लिख दो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐड करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू a माइनस 3 अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a माइनस 3 अपॉन a। इनफैक्ट अगर आप t का वैल्यू और ओमेगा t का वैल्यू यहीं पे डालते तो भी काम चल जाता, पर क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होता है। cos 2 पाई मतलब आप आ गए यहाँ पे, और प्लस पाई बाई 3 इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 2 पाई तो मतलब 360 डिग्री हुआ ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे 2 पाई है इसलिए रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहने वाला है, तो ये कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा। a माइनस 3 अपॉन a विल बी कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आपको अब ये मिल जाएगा 2a माइनस 6 इज इक्वल टू a। तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2a माइनस a, 2a माइनस a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग ने सेंटीमीटर ही यूज किया था, ऐसा यूनिट ही रहने दिया था इसको, मतलब 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसा यूनिट ही देकर, सॉरी ऐसा यूनिट नहीं है यहाँ पे, सेंटीमीटर में है, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। The speeds of a particle performing linear SHM are 8 centimeter per second, speed 1 8 centimeter per second, and speed 2 6 centimeter per second at respective displacements of 6 centimeter and 8 centimeter। मतलब डिस्प्लेसमेंट जब 6 सेंटीमीटर था तब वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, जब डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर हुआ तब आपकी वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुई, ऐसा कहना है इनका। फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, पीरियड ढूंढना है, एम्पलीट्यूड ढूंढना है, तो दोनों वेलोसिटी का इक्वेशन यूज कर लो, बात खेल खत्म। v इज इक्वल टू हम लोग को पता है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा, और v1 इज इक्वल टू, और v1 का वैल्यू आप डाल दो यहाँ पे, तो v1 का वैल्यू डालोगे तो 8 है, तो 8 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। उसी तरह से v2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और v2 का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो 6 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 2 वैल्यूज डाल दिया बस। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका क्या आ जाएगा 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा हो जाएगा कैंसिल और 8 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 64। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो तो 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 64। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, तो 16 ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू 64 कितना होता है भाई, 64 इंटू 16 1024 1024 is equal to 9a square minus 36 into 9 will be 324। ठीक है, 16 minus 9 25, 16 minus 9 sorry 16 minus 9 will be equal to ये 7a square है ना, is equal to 1024 minus 324, 1024 minus 324 700 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो, इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 700 अपॉन 7। बस मुझे अप्रोच बताना है आपको, कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। ए स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। सब कुछ हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ है, तो सीजीएस यूनिट में लिया हुआ है, सीजीएस में आ जाएगा। एम्पलीट्यूड आ गया। दूसरा आपको पीरियड बोल के रखा हुआ है, तो आप किसी एक इक्वेशन में डाल दो, लेट्स से कि आप इक्वेशन 2 में डाल देते हैं इसको,
पुट दिस 1 या 2 में डाल दो तो आपको एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा, पीरियड भी आ जाएगा। पुट दिस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दोगे तो 6 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 6 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ 100 माइनस 64, तो 6 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा 36, तो 6 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 6, इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू आपका 1 आ गया, 1 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, तो टी इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई हो गया, सिंपल है। टी इज इक्वल टू 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, दैट इज इक्वल टू 6.28 सेकेंड हो गया। आ गया आपका टाइम पीरियड भी आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28. Maximum velocity बोल रहा है, मतलब Vmax बोल रहा है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। If the length of its path, इसका मतलब पाथ लेंथ की बात हो रही है, तो पाथ लेंथ हम लोग को पता है क्या होता है 2a होता है, 2a होता है, तो 2a वो बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर का, है ना। कैलकुलेट इट्स पीरियड, टाइम पीरियड चाहिए इनको, तो वी मैक्स का फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला लगा दो, मैंने बताया यहाँ पे सबका मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला ओमेगा ए होता है, और इसका वैल्यू आपको 6.28 देके रखा हुआ है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है, एम्पलीट्यूड भी आपको पता है, तो यहाँ से आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा 2 पाई इंटू 4 अपॉन 6.28, और देखो 2 पाई का वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट करो 2 इंटू 3.14 इंटू 4 अपॉन 6.28, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 आ जाएगा, इसका मतलब सीधा आंसर इसका 4 है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज, अगेन मैक्सिमम स्पीड मतलब वी मैक्स की बात हो रही है, वी मैक्स आपका 0.08 मीटर पर सेकेंड है। If its maximum acceleration मतलब a max, maximum acceleration is 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स पीरियड, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड आपको ढूंढने के लिए बोला गया है। अब v max का वैल्यू क्या होता है, v max का वैल्यू होता है ओमेगा a, और ये वैल्यू आपको देके रखा हुआ है 0.08, इक्वेशन 1 और a max का वैल्यू क्या होता है आपका ओमेगा स्क्वायर a होता है, तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.2, इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मतलब पीरियड मिल जाएगा, और फिर बाद में आप किसी एक इक्वेशन में डाल देना तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो आप 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो ताकि ओमेगा ऊपर आ जाए, तो 2 आप ये वाला साइड भूल जाओ, बस यहाँ देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए इज इक्वल टू 0.32 डिवाइडेड बाय 0.08 हो जाएगा, तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा ना। ओमेगा जो है वो 2 पाई बाय टी होता है, तो दैट इज इक्वल टू 4, तो टी का वैल्यू 2 पाई बाय 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 का मतलब होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 2, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब, सॉरी 3.14 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 1.57, सो योर टाइम पीरियड इज 1.57 सेकेंड्स, करेक्ट है। इसको किसी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे मान लेते हैं इक्वेशन किस में डालेंगे, अच्छा यहाँ पे तो टाइम का तो इक्वेशन है नहीं ना, हमको चाहिए क्या एम्पलीट्यूड चाहिए, ठीक है इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 क्या है बताओ यहाँ पे आपका ओमेगा ए इज इक्वल टू 0.08, ओमेगा ए इज इक्वल टू 0.08, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी इंटू ए इज इक्वल टू 0.08। अब यहाँ पे देखो आप क्या करो, ये वाला इक्वेशन यूज कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वाला इक्वेशन यूज कर लो टी के लिए ताकि पाई कैंसिल आउट हो जाए, तो इसको इक्वेशन 3 डाल दो, ठीक है। तो 2 पाई बाई टी का वैल्यू आप ये वाला यूज मत कर लो क्योंकि इसी को आगे सॉल्व करके आया ना, पाई वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, पाई बाई 2, तो टी का वैल्यू पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू 0.08, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 3,
इससे क्या होगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 बन जाएगा, 4a इज इक्वल टू 0.08 और a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाई 4 और a विल बी इक्वल टू 0.02 मीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिया कि मीटर लिया हुआ है? मीटर लिया हुआ है, इस केस में मीटर लिया हुआ है, वैल्यूज मीटर में दिया हुआ है तो आपका आंसर भी मीटर में आ जाएगा। या फिर आप इसको 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा यूनिट में लिखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, 0.02 मीटर आ गया, 5.6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। At what distance from the main position is the speed of a particle performing SHM half its maximum speed? Given path length of the SHM is 10 centimeter. Path length आप लोगों को पता है क्या होता है, twice of amplitude, वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एम्पलीट्यूड देके रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का। At what distance from the main position? At what distance from the main position? Speed of the particle half its maximum speed, मतलब स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड का आधा हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2। v का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा ए है अपॉन 2। ओमेगा ओमेगा यहाँ से हो जाएगा कैंसिल और आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर दोगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो, इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो आपको x का वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ले लोगे तो रूट 3a बाई 2। इसे आप याद ही रख लो कि रूट 3a बाई 2 के बाद, मतलब रूट 3a बाई 2 पर स्पीड आधी हो जाती है, स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाती है, ठीक है। वैल्यूज डाल लो, 1.732 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है, तो 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 8, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया है, 1.73 रूट 3 बाई 2 a बराबर है, तो रूट 3 का वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2। path length, given path length of SHM is 10 centimeter, amplitude 5 centimeter, I'm extremely sorry, वही तो बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है कुछ, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, तो एम्पलीट्यूड 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 4.33 आंसर, 4.33 सेंटीमीटर जिस कैलकुलेटेड, मल्टीप्लाई करोगे तो। ओके, आगे बढ़े। SI यूनिट्स, इन SI यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन SHM इज दिस, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। सिंपल है भाई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हमको दे के रखा हुआ है -36x, इसको इस साइड ले लो तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 36x इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो 36 ओमेगा स्क्वायर के जगह पे आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 36 हो जाएगा और ओमेगा का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू अगर 6 है तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो टी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 6 या फिर पाई बाई 3। पाई का वैल्यू 3.14 अपॉन 3 करोगे तो 3.14 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 1. एक सेकेंड फिर से कुछ तो घपला है, इसका आंसर हम लोग को नहीं, ठीक है चलेगा ना, 1.047 सेकेंड्स आ रहा है, हाँ यही है, बराबर है। टाइम पीरियड आ गया, चाहिए क्या फ्रीक्वेंसी, इसका रेसिप्रोकल ले लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.047 और 1 डिवाइडेड बाय 1.047 विल गिव यू 0.955 0.955 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गया, खेल खत्म। आगे बढ़ते हैं। A needle of a sewing machine moves along a path of amplitude 4 cm. Sewing machine का needle 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड से SHM परफॉर्म कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, विथ फ्रीक्वेंसी n का वैल्यू 5 हर्ट्ज है यहाँ पे। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/30 सेकेंड्स आफ्टर इट हैज क्रॉस द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन के बाद 1/30 सेकेंड्स, मेन पोजीशन के बाद 1/30 सेकेंड, मतलब आप समझ लो मेन पोजीशन से हम देख रहे हैं उसको, उसके बाद 1/30 सेकेंड के बाद इसका क्या एक्सेलरेशन है,
तो भाई एक्सेलरेशन तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो हमको यहाँ पे देखना ये है कि ओमेगा का वैल्यू तो चलो फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगा, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगा। तो हम लोग पहले ओमेगा ढूंढ लेते हैं, 2πn होता है, लेकिन हमको एक्स भी ढूंढना पड़ेगा। 2πn का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो ये तो भाई 10π आ जाएगा, ओमेगा आ गया। अब हमको एक्स भी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एक्स कैसे ढूंढोगे, तो एक्स के इक्वेशन से ढूंढोगे, क्योंकि हम मेन पोजीशन से बात कर रहे हैं, आफ्टर मेन पोजीशन उसने बोला है, तो हम देख मेन पोजीशन से रहे, तो आप फाई का वैल्यू 0 लोगे, तो आप मेन पोजीशन से इक्वेशन क्या यूज करते हो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाई का वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ से आप x ढूंढ लो, एम्पलीट्यूड आपको देके रखा हुआ है 4, साइन ओमेगा का वैल्यू 10π आपको पता ही चल गया है, और t का वैल्यू 1/30 वो बोल रहा है, तो ये π/3 हो जाएगा। तो 4 साइन π/3 आ गया आपको, π/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो आपको x का वैल्यू भी मिल गया। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा का वैल्यू 10π, तो 10π का स्क्वायर हो जाएगा, और x का वैल्यू 4√3/2। बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो 100 पाई स्क्वायर इंटू 2√3। चलो इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ। 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.732, तो ये आ रहा है 3415 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर में लिया है हम लोगों ने, आंसर इन्होंने मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो आप इसको 3415 इंटू 10⁻²मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, तो ये 34.15 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t। ठीक है, टाइम पीरियड अगर मास m1 है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, तो t इज इक्वल टू क्या होता है 2π अपॉन 2π/ओमेगा होता है। लेकिन ओमेगा अपने आप में क्या होता है, √k/m होता है, तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, तो आपको फाइनली t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2π√k/m। अब √m ऊपर चला जाएगा, और फाइनली आप डायरेक्टली ये इक्वेशन याद रखोगे तो भी चलेगा, 2π√m/k। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोला है कि अगर सपोज करो टाइम पीरियड t है, मास m1 है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2π√m1/k। ठीक है, m1/k, ये इक्वेशन 1 आ गया, पहला केस। When a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t. Compare the masses m1 and m2। अच्छा, अब उसके बाद जब m1 में m2 ऐड कर दिया गया, सेकेंड केस की बात हो रही है, तो आपका टाइम पीरियड 2t हो गया। टाइम पीरियड 2t हो गया, तो अब मास टोटल कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया अपॉन k, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। क्या क्या रहा है कि m1 में m2 अगर आपने टाई कर दिया, तो टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया, तो टाइम पीरियड t के बजाय 2t हो जाएगा। तो m1 और m2 के बीच में रिलेशन निकालना है, चलेगा। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिला, दोनों को डिवाइड कर दो। आप एक काम करो, 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 2t अपॉन t विल बी इक्वल टू 2π√m1/k, दैट विल बी इक्वल टू 2π√m1 प्लस m2/k हो जाएगा। तो भाई सब टी यहाँ से गया, 2π यहाँ से गया, k और k यहाँ से गया, बचेगा क्या, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट, ऊपर m1 और नीचे m1 प्लस m2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 4 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 4m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू m1, और यार ये कैसा आ गया, 4m1 मास टाइड टू द स्ट्रिंग, नेगेटिव में कैसे आ जाएगा, 4m1 माइनस m1 नेगेटिव में कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, रुको रुको,
When a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग? The period is 2t. 2t is equal to 2 pi root of m1 upon m1 plus m2. 2t. अच्छा स्क्वायर किया 4 आ गया. 4m1 plus 4m2 is equal to m1. तो ये 3m1 plus 4m2 is equal to 0. ये कैसे हो रहा है भाई, ये कैसे हो रहा है? फिर से हम लोग देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया है. t is equal to 2 pi omega root of m by k तो हो जाएगा, ये क्लियर है. तो t is equal to 2 pi root of m1 by k और t is equal to 2 pi. ठीक है, तो अच्छा सॉरी गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने. नहीं ठीक है, इधर गड़बड़ किया, इधर गड़बड़ किया, इधर गड़बड़ किया है, गड़बड़ होता है. हमने ऊपर नीचे ले लिया, ऊपर नीचे ले लिया है. देख रहे हो ना, गड़बड़ होता है तो थोड़ा ध्यान से करना है. हमने ऊपर नीचे ले लिया है इसे. फिर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट है, इसका मतलब 2t अपॉन टी. तब ऊपर में भी सेकेंड का ही आएगा ना, हमने फर्स्ट का ले लिया. 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2 अपॉन के. वही तो मैं बोलूँ नेगेटिव में कहाँ जा रहा है, m1 प्लस m2 अपॉन के. तो ये आपका हो जाएगा m2 अपॉन के और नीचे 2 पाई अंडर रूट m1 अपॉन के आ जाएगा. तो फिर से सब करो, कैंसल के कैंसल. तो आपका 2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 प्लस m2 अपॉन m1 आ जाएगा. दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 4 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 हो जाएगा. तो ये आपका 4m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 हो जाएगा. m1 यहाँ ले आओ तो 4m1 माइनस m1 इज इक्वल टू m2. तो 3m1 इज इक्वल टू m2 और यू कैन सिंपली राइट m2 इज इक्वल टू 3m1 और m1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय 3. ये आपका रिलेशन है. और आप रेशियो निकालोगे m1 अपॉन m2, कंपेयर करने बोला तो आप रेशियो निकाल लिया करो. m1 अपॉन m2 तो 1/3 आ जाएगा. दैट्स योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. A particle performs linear SHM starting from the main position. ठीक है, इट्स एम्पलीट्यूड इज a एंड टाइम पीरियड इज t. अब ये MCQ है, MCQ का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ. At the instant when its speed is half the maximum speed, its displacement x is. यार ये हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था. मेन पोजीशन से अगर स्टार्ट करता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था याद रख लो. ये देखो, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, इसी तरीके से सॉल्व करना है. आपका अगर मेन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है तो मैक्सिमम स्पीड का आधा कब होता है, इस पोजीशन पे होता है. चाहिए तो आप वापस से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, पर मैंने सॉल्व किया हुआ है. तो ये आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू a, सॉरी इसमें क्या बोला है कि कौन से पोजीशन पे x का वैल्यू चाहिए इनको, कौन से पोजीशन पे आपका स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड का आधा हो जाता है. तो मैं फटाफट सॉल्व कर, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. आपको याद रख सकते हो रूट 3/2 a पे होता है. तो ये अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा स्पीड का. और ये ओमेगा a होता है मैक्सिमम स्पीड अपॉन 2. ओमेगा ओमेगा कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा. तो ये आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर. तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका रूट 3/2 a. यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम स्पीड का आधा हो जाएगा. ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं. टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ कांस्टेंट k आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल. ठीक है, तो पहले तो भाई दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद फिर सेकेंड केस में उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. बहुत बढ़िया. अच्छा, दोनों का वैल्यू k और k है. ये k1 ले लेते हैं, इसका भी वैल्यू k, और k2 ले लेते हैं, इसका भी वैल्यू k. अब यहाँ पे टोटल k जो होगा वो कैसे ऐड होता है याद करो. सीरीज में मैंने बताया था, सीरीज में टोटल k कैसे मिलेगा आपको. टोटल k मिलेगा 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 से. तो पहले सीरीज वाला कर ही लेते हैं, फिर हम पैरेलल की बात करेंगे. ओके, क्वेश्चन पढ़ लो पहले यार. अ मेटल ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशंस. अच्छा ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में सस्पेंड किया गया है. ठीक है. द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन विल बी. अच्छा, दोनों के फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन आपको करना है. तो यहाँ पे n सीरीज और n पैरेलल का रेशियो निकालना है. n सीरीज अपॉन n पैरेलल. n सीरीज n पैरेलल का रेशियो क्या होगा. तो पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर पैरेलल का निकाल लेंगे.
तो भाई सीरीज में क्या किया, पहले तो ये स्प्रिंग, उसके बाद दूसरा स्प्रिंग, और फिर यहाँ पे मास अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये K1 का वैल्यू K, K2 का वैल्यू K, दोनों का वैल्यू K है। अब ये सीरीज में, तो आपको पता है सीरीज में 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होता है। तो 1/Ks इज इक्वल टू 1/K प्लस 1/K हो जाएगा। तो 1/Ks इज इक्वल टू 2/K हो जाएगा। तो Ks इज इक्वल टू K/2 हो जाएगा। पहली चीज तो ये। अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है। n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π होता है। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ k बाय, तो 1/2π इंटू ओमेगा लिख सकते हैं हम लोग। ओमेगा को थोड़ा सा साइड में ले लिया, तो n का वैल्यू 1/2π रूट ऑफ k बाय m। वैसे ये वाला फॉर्मूला तुम डायरेक्टली भी याद करोगे तो चलेगा। तो अगर मैं सपोज करूँ सीरीज के लिए निकाल रहा हूँ ns, तो 1/2π रूट ऑफ ks बाय m लूंगा, और ks का वैल्यू आपको क्या मिला, k/2। तो ns का वैल्यू में क्या लिखूंगा, 1/2π रूट ऑफ k/2m। k/2 है ना, ks की जगह पे k/2। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया सीरीज के लिए। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब उसके बाद फिर हम पैरेलल की ओर चलते हैं। पैरेलल के केस में पहले आप क्या करोगे, टोटल k निकाल लो। तो पैरेलल के केस में क्या किया, दोनों को पैरेलल डाल दिया। तो यहाँ पे भी k1 का वैल्यू k है और k2 का वैल्यू k है, पैरेलल अटैच करके रखा हुआ है। यहां से फॉर्मूला क्या होता है, Kp का सीधा सीधा फॉर्मूला है K1 प्लस K2 दैट इज इक्वल टू K प्लस K दैट इज इक्वल टू 2K। इसका मतलब K पैरेलल हम लोग को 2K आ गया डायरेक्ट। अब इससे अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो n का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू, तो np इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2π रूट ऑफ Kp बाय m, और Kp का वैल्यू 2K है, तो 1/2, सॉरी 1/2π अंडर रूट 2K बाय m आ जाएगा। ये हो गया आपका np, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या करो, ns अपॉन np चाहिए था ना इनको, तो दे दो ns अपॉन np, ये इक्वेशन हमें निकालना था। तो ns का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 से ध्यान से, 1/2π रूट ऑफ k अपॉन 2m, और np का वैल्यू 1/2π अंडर रूट 2k बाय m। कैंसिल कैसे होगा, ध्यान से देखना है, ये कैंसिल हो जाएगा, k और k कैंसिल हो जाएगा, दोनों ऊपर ही है, m और m कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 1/2 है और ये 2 है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपका 1:4 का रेशियो आ गया, दैट इज ऑप्शन। समझे, चलो इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ यहाँ पे फिर से डिस्कशन करते हैं थियरी का, और फिर बाद में न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर दो SHM एक साथ कंबाइन किया जाता है, जिसको कॉम्पोजिशन ऑफ SHM बोलते हैं, तो दोनों SHM का अपना अपना एक इक्वेशन होगा, x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस phi1, x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस phi2। तो दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड a1, इसका एम्पलीट्यूड a2, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होगा, रिजल्टेंट इनिशियल फेज डेल्टा होगा, और ये होगा, ठीक है, a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। समझ गए। अच्छा, उसके अलावा SHM का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको देख सकते हो यहाँ पे, हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, और देखो k हमेशा k का फॉर्मूला हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ k बाय m होता है, ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ k बाय m होता है ना, इस फॉर्मूले से आप ये ले सकते हो, k हमेशा आप लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर। तो k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आ गया। और टाइम पे डिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई आ जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन चाहते हो तो उसमें साइन स्क्वायर आ जाता है, हाफ k स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, हाफ के ए स्क्वायर होता है या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। The displacement of an oscillating particle is given by x is equal to a sin omega t plus b cos omega t.
ए बी एंड ओमेगा आर कांस्टेंट्स, प्रूव दैट द पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। अब देखो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इसका सबूत ये होगा कि उसका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई हो या कुछ भी हो, एक कांस्टेंट यहाँ पे रहना चाहिए और यहाँ पे जो रहेगा वो एम्पलीट्यूड होगा। अगर ऐसा इक्वेशन तुमने इसको बना दिया या ये बन गया यहाँ पे जो दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो और इसमें ये बोला है कि उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलो इक्वेशन को बस रीअरेंज करके इसको हम प्रूव कर देंगे। x इज इक्वल टू ए साइन, जो हम लोगों ने डेरिवेशन में किया था वही काम करना है। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, लेट a इज इक्वल टू ए कॉस डेल्टा लिख दो और b इज इक्वल टू ए साइन डेल्टा लिख दो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 डाल दो और ये इसको उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू a का वैल्यू a cos डेल्टा साइन ओमेगा टी और b का वैल्यू a साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी। तो आप यहाँ पे एक कॉमन ले लो, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा पहले वाले में, प्लस यहाँ से ये बाहर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, दैट इज इक्वल टू ए। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हमने डेरिवेशन में करके रखा हुआ है। तो आपको x जो है इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, सो देयरफॉर आप लिख सकते हो पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम with amplitude A, with amplitude A। अब आपको एम्पलीट्यूड A ये प्रूव करना है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे डाल दो और उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 को पहले स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा और नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा आपको, राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने बच्चों 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें से एक मैंने हटा दिया क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और उतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है और ये थोड़ा सा सही तरीके का क्वेश्चन है तो मैंने वो रखा है। तो एक वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे इसका हटा दिया है। तो आप यही क्वेश्चन करो जितना मैंने दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, टू पैरेलल एसएचएम्स रिप्रेजेंटेड बाय x1 इज इक्वल टू 5 sin 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3 और दूसरा आपका x2 इज इक्वल टू 3 sin 4 पाई टी प्लस पाई बाई टी। तो ये a sin ओमेगा टी प्लस फाई इस फॉर्म में है। इसमें आप देखोगे तो पहले वाले का एम्पलीट्यूड 5 है और दोनों सेंटीमीटर में देके रखा हुआ है। तो आपका A1 पहले वाले का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पाई बाई ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा यहाँ पे 4 पाई, ओमेगा यहाँ पे 4 पाई और 5 1 मतलब पहला फेस इसका यहाँ पे इनिशियल फेस या इसको बोलते हैं एपॉक, ये आपका पाई बाई 3 है और दूसरे वाले का 5 2 जो है वो पाई बाय दोनों 5/3 दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा पाई बाय 4 है, सॉरी ये पाई बाय 4 है। तो दूसरे वाले का जो आपका इनिशियल फेस है वो पाई बाय 4 है, ये रेडियन लिख दो, पाई बाय 4 रेडियन। बोला ये गया है, दे आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अ पार्टिकल, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम। तो दो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम अगर होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, तो उसका जो रिजल्टेंट एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड दिया जाता है उसका फॉर्मूला हमको पता है,
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, बस यही आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। चलिए, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर में ले रखा है। 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 cos पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 30 cos, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1 पाई बाई 12, ठीक है, पाई बाई 12। अब ये पाई बाई 12 होता कितना है, देखो पाई बाई 12 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और 12 वन से 12 और 12 5 से 16, 15 डिग्री से 15 डिग्री, तो पाई बाई 12 का मतलब है 15 डिग्री। पाई बाई 12 रेडियन इज एक्चुअली 15 डिग्री, तो इसका मतलब cos पाई बाई 2 अगर आप चाहते हो तो आप cos 15 डिग्री चाहते हो। cos 15 डिग्री का वैल्यू आप डायरेक्टली चाहिए तो आप cos नेचुरल कोसाइन वाला टेबल है उसमें से ढूंढ सकते हो, तो cos 15 डिग्री का वैल्यू 0.9659 0.9659 आ जाएगा, 0.9659, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आपको आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34, 34 प्लस 30 multiplied by 0.9659 and that is equal to under root 34 plus 0.9659 into 30, 0.9, इसको सॉल्व कर लो, इसको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है यार, पर मैं ठीक है, मुझे आदत हो गई है। 0.9659 multiplied by 30 will give you 28.977, 28.977, 28.977 plus 34 will give you 62.977, 62.977। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर रूट ये सब सारी चीजें आप लॉग से करोगे तो 62.977 will give you 7.9358, 7.9358 सेंटीमीटर, और you can simply write it as 7.936 सेंटीमीटर। आइए, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The total energy of a particle of mass 200 gram performing SHN is 10 raised to minus 2 joule. Total energy E 10 raised to minus 2 joule. Mass 200 ग्राम, kg में कन्वर्ट करोगे तो 200 into 10 raised to minus 3 kg होगा, and that is equal to 0.2 kg. Find its maximum velocity, आपको Vmax ढूंढना है। Find its maximum velocity and period if the amplitude is 7 सेंटीमीटर। पीरियड भी ढूंढना है, अगर एम्पलीट्यूड 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर का मतलब होता है 7 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर। ठीक भाई, अब देखो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम टोटल एनर्जी, सॉरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये तीनों चीजें सेम होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी ही दोनों, क्योंकि कोई भी एनर्जी कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम टोटल एनर्जी तक जा सकता है, तो टोटल एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम टोटल एनर्जी के इक्वल होता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी आपको देके रखा हुआ है 10 टू माइनस 2, हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, वी मैक्स का स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 टू माइनस 2, तो ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू माइनस 2, 0.1, ठीक है, 0.1 मतलब 10 टू माइनस 1 होता है, 10 टू माइनस 1 वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू माइनस 2, तो ये बचेगा वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू
10⁻1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0.1। 0.1 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? 0.1 का स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 0.316। चलो इसको मैं कंफर्म कर लूं, 0.3162। तो बी मैक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा अंडर रूट 0.1 एंड दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपका 0.3162, 0.3162 मीटर पर सेकेंड आ गया वी मैक्सिमम। और दूसरा पीरियड बोला है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, पीरियड बोला है। अब देखो वी मैक्स का वैल्यू जो होता है वो ओमेगा इंटू ए होता है, और इसका वैल्यू 0.3162 तो है ही, ओमेगा का वैल्यू 2π/t होता है, और एम्पलीट्यूड आपको 7 इंटू 10⁻² दे के रखा हुआ है, ये रहा। तो आपको यहाँ से पीरियड मिल जाएगा। पीरियड टी का वैल्यू क्या आ गया? 2π इंटू 7 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.3162। इसको सॉल्व कर लो, आप देख लो, यहाँ पे आपको टाइम भी मिल जाएगा। टाइम अगर आपको देखना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 0.3162, तो ये 139.02 आ रहा है। वैसे 139.02 इंटू 10⁻², और 1.39 सेकेंड्स, यही आंसर है if I'm not wrong, 1.39 सेकेंड्स, या 1.39 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका टाइम। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Potential energy of a particle performing linear SHM is 0.1 pi square x square joule. If mass of the particle is 20 gram, find the frequency of SHM. मास पार्टिकल का देके रखा हुआ है 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब होता है 20 इंटू 10⁻² kg। पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी देके रखा हुआ है EP, पोटेंशियल एनर्जी है 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर जूल। इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM आपको ढूंढना है। तो अब आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लो। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, पर मैं के जगह पे m ओमेगा स्क्वायर दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मास देके रखा हुआ है और हमको ओमेगा से फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो EP का वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और अगर आप सपोज करो यहाँ पे 0.1 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, मास का वैल्यू डाल दोगे 20 इंटू 10⁻², और ओमेगा होता है 2πn, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ओमेगा का वैल्यू 2πn होता है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0.1 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जा 2 10 जा, और 10 ये -1, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। 2 पाई स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ से पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर चला जाएगा, 0.1 चला जाएगा, और एन स्क्वायर का वैल्यू आपका बचेगा, एन स्क्वायर का वैल्यू आपका बचेगा 1/4, और 1/4 तो 1/2 आ रहा है, पर यहाँ पे आंसर तो मैच नहीं कर रहा। 1.581 हर्ट्ज आ रहा है, हमने लगता है कहीं तो किया है मिस्टेक। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0.1 पाई स्क्वायर। मास का वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ kg होता है। भाई क्या किया है, बहुत बेसिक मिस्टेक है यहाँ पे, -3 kg होता है। I'm extremely sorry, -3 kg होगा। तो 20 इंटू 10⁻³ kg, और ये ओमेगा का वैल्यू 2πn होता है, 2πn का स्क्वायर करोगे 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 जा 2 10 जा 10 इंटू 10⁻³ 10⁻² होगा, एक कटेगा 0.1 यहाँ बचा रह जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10⁻², तो एक तो यहाँ पे बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर का वैल्यू 10/4 हो जाएगा, 10/4। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, 10/4 आ जाएगा। तो एन स्क्वायर का वैल्यू आपका आ जाएगा 5/2, तो एन का वैल्यू आपका आ जाएगा अंडर रूट 5/2।
तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा। बस ये मिस्टेक यहाँ पे था, 10⁻² कर दिया था, जबकि 10⁻³ आएगा। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक मिस्टेक। तो यहाँ पे √2.5 आ जाएगा। अब √2.5 जो है वो आपका, जस्ट अ सेकेंड, √2.5 इज 1.581 या 1.581 हर्ट्ज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में ओमेगा इज इक्वल टू 2πn वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो वो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, बॉडी का मास अगर 2 kg है और उसका टोटल एनर्जी यहाँ पे देके रखा हुआ है 40 जूल है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो उसका स्पीड ढूंढो व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। जब वो सेंटर पे होगा, तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, याद रखना। तो एट सेंटर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी देके रखा हुआ है, तो याद करो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। अभी अभी लिखाया था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और हमको एक्चुअली ये सेंटर वाला ही वेलोसिटी ढूंढना है, क्योंकि सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो हमको वही ढूंढने बोला गया है। v इज इक्वल टू वी मैक्स, और यही हमको पता करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई, और ई का वैल्यू आपका 40 है। तो हाफ मास का वैल्यू 2 है, वी मैक्स का स्क्वायर आपका हो जाएगा 40, तो ये 2 और 2 हो जाएगा कैंसल। तो वी मैक्स अगर 40 है, वी मैक्स का स्क्वायर, तो वी मैक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा √40। तो आई थिंक ये वैल्यू आ जाएगा 6.3, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो ये इसका वैल्यू 6.324 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यों दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड है, क्योंकि सारे के सारे तो आपको ऐसा यूनिट ही लिख के रखा हुआ है। तो 6.324 मल्टीप्लाइड बाय 6.324 विल गिव यू 39.999 40 मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पे ये घपला है, ये नहीं आएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि सारा ऐसा यूनिट हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो ऐसा यूनिट ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। At what distance from the mean position is the kinetic energy of a particle performing SHM of amplitude 8 cm 3 times its potential energy? तो एम्पलीट्यूड देके रखा हुआ 8 सेंटीमीटर, बोला ये गया है मेन पोजीशन से किस डिस्टेंस में, मतलब x का वैल्यू पूछा है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स होगा। फिर से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स होगा। तो E काइनेटिक एनर्जी is equal to 3 times EP, that is E potential energy। दोनों का फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर, सॉरी ए हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के और के कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर का वैल्यू आपका ए स्क्वायर बाय 4 होगा। तो x का वैल्यू आपका अंडर रूट ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। x वैल्यू विल बी इक्वल टू a बाय 2, सो x विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, x विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A body of mass 1 kg is performing linear SHM. Its displacement x at t is given by x सेंटीमीटर में है, मतलब CGS यूनिट, और t तो सेकंड में देके रखा हुआ है। x वैल्यू आपको ये देखो, अभी फिलहाल वापस यहाँ पे MCQ आ गया, MCQ क्वेश्चन है ये, 6 sin 100 t प्लस पाई बाय 4। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी पूछा गया है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैंने क्या बताया किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी को हो जाएगा, ई टोटल। और ई टोटल का वैल्यू क्या होता है आपका, हाफ के ए स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या करना है, या फिर आप एक काम करो, मास तो दिया हुआ ही है ना, तो इसका ये फॉर्मूला यूज करो, के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर डाल दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो m तो दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, बाद में आपको ओमेगा ढूंढना है, तो ये इक्वेशन से ढूंढ लो ना सब कुछ। इक्वेशन क्या है आपके पास, इसको चलो मैं बाद में लिख लूंगा, इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखो एम्पलीट्यूड ए तो मिले गया, ए सेंटीमीटर में है क्योंकि हम लोग सीजीएस यूनिट यूज करें, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए 6 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे ये ओमेगा है, ये आपका क्या है, ओमेगा टी प्लस 5 होता है ना, तो आपको ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू 100 दिया हुआ है, 100 रेडियन पर सेकेंड। तो हो गया ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और हमको पता है कि वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स होता है ओमेगा इंटू ए, डाल दो ना वैल्यू, हाफ एम ओमेगा ए का स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बस सबके वैल्यूज डालना है। हाफ एम का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 kg यहाँ पे, ओमेगा का वैल्यू 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। तो एक काम करो, इसको आपको, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी जूल में निकालेंगे हम लोग, जूल में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन करना होगा, एसआई यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होगा, 6 इंटू 10⁻² मीटर करना होगा, तो 6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर 10⁻4 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 होता है, 10⁻² का स्क्वायर -4 हो जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, और ये आपका हो जाएगा 18 जूल। दैट इज योर आंसर ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ो। चलिए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन आपके सामने है, t इज इक्वल टू 2π√L/g, फ्रीक्वेंसी 1/t है, और फ्रीक्वेंसी 1/t है, तो फिर आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2π√g/L। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता दो, इस केस में जो फोर्स होता है, आपका पेंडुलम ऐसे लटक रहा है, राइट, मान लो थीटा एंगल से पेंडुलम लटक रहा है, और ये x डिस्टेंस आगे है, यहाँ पे आपका पेंडुलम है, इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो उसे वापस लेके आता है। इसमें रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला जो है वो भी आप लिख लो, mgx/L, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला, -mgx/L होता है, मैग्नीट्यूड में आप माइनस हटा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लो, बेटर होगा। सेकेंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है, लेंथ का ये फॉर्मूला होता है g/π²। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकेंड होता है, उससे हमने ये इक्वेशन निकाला कि उसका लेंथ जो होता है सेकेंड पेंडुलम का g/π² होता है। ठीक है, ये पेंडुलम की बात हो गई, अब इस पर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। The period of oscillations of a simple pendulum increases by 10% when its length is increased by 21 centimeter. Find its initial length and initial period. तो चलिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंपल पेंडुलम का पीरियड 10% से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब अगर सपोज करो मैं t2/t1 लूं, तो इनिशियल अगर 100 था, तो 10% इंक्रीज होने के बाद टाइम पीरियड 110 हो जाएगा, तो t1/t2 आपका 11/10 आ गया। लेंथ इज इंक्रीज बाय 21 सेंटीमीटर, लेंथ इसका 21 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया गया है, तो आप एक काम करो, इसको 21 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 21 सेंटीमीटर से इंक्रीज किया गया है, इसका मतलब 21 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 21 इंटू 10⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो, और इसको आप लिख सकते हो 0.21 मीटर। इसका मतलब आपका जो फाइनल लेंथ L2 है वो L1 + 21 है ना। और आपको ढूंढने क्या बोला है, आपको ढूंढने बोला है इनिशियल लेंथ, मतलब L1 ढूंढना है, और आपको इनिशियल पीरियड मतलब T1 ढूंढना है। तो इक्वेशन यूज कर लेते हैं, टाइम पीरियड का इक्वेशन हम लोग को पता है कि T इज इक्वल टू 2π√L/g होता है, तो इस लिहाज से, अरे यार, आप T1/T2/T1 देख लो, अगर मैं T2/T1 लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 2π√L2/g डिवाइडेड बाय 2π√L1/g, 2π हो जाएगा कैंसिल, g और g हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे T2/T1 आपको मिल जाएगा √L2/L1। T2/T1 का वैल्यू आप यहाँ पे जानते हो, इट इज 11/10, और L2 में आप ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
अच्छा सॉरी, ये 21 नहीं डालना है, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है ना, L1 प्लस 0.21, हम लोग SI यूनिट में यूज कर रहे हैं, 0.21 आ जाएगा। तो L2 की जगह पे आप लिख सकते हो L1 प्लस 0.21, आंसर आपका SI यूनिट में होगा, और L1 नीचे रहने दो। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो 11 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1 प्लस 0.21 डिवाइडेड बाय L1 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, L1 प्लस 0.21 अपॉन L1, तो ये हो जाएगा 121 L1 इज इक्वल टू 100 L1 प्लस 21, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 121 L1 माइनस 100 L1 इज इक्वल टू 21। तो ये आपका 21 L1 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो L1 का वैल्यू आपका 21 अपॉन 21, L1 का वैल्यू आपका 1 मीटर आ गया। L1 का वैल्यू अगर आपका 1 मीटर आ चुका है तब तो आप दूसरा T1 भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि फिर आप T1 का फॉर्मूला यूज कर लो, T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट L1 का वैल्यू 1 अपॉन 9.8, इसको सॉल्व कर लो तो T1 आ जाएगा आपको। तो 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9.8, इसका आंसर आपको मिल सकता है, अंडर रूट 9.8 पहले मैं निकाल लूँ, अंडर रूट 9.8 विल गिव यू 3.13, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3.13, तो ऑलमोस्ट 2 आ रहा है इसका आंसर, ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। स्टिल हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.13 विल गिव 2.006। इसको अगर आप सिर्फ 2 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई डेसिमल के बाद 2 बार 0 आ रहा है, तो 2 सेकंड में लिखोगे तब भी चल जाएगा, तो इतना अप्रोक्सीमेशन चल जाता है, आप दोनों को काट सकते हो। तो ये आपका टाइम पीरियड भी आ गया 2.006। समझ गए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। A simple pendulum performs SHM of period 4 seconds. सिंपल पेंडुलम का SHM का टाइम पीरियड 4 सेकंड दिया हुआ है। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मेन पोजीशन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। अब ये नॉर्मल SHM का क्वेश्चन हो गया कि मेन पोजीशन के बाद कितने टाइम के बाद क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का 1/3 हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का 1/3 होगा, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, कितने टाइम के बाद, ऐसा पूछा गया। तो आप सिंपल ये SHM देखो, सिंपल पेंडुलम SHM परफॉर्म कर सकता है, तो आप SHM का इक्वेशन यूज कर लो, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हम मेन पोजीशन से स्टार्ट करके देख रहे हैं, मेन पोजीशन के बाद की बात हो रही है ना, तो मेन पोजीशन आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, इतना ही करना है आपको। x का वैल्यू a/3 है, इज इक्वल टू a साइन ओमेगा का वैल्यू आप 2π/t लिख सकते हो इनटू t, तो ये a और a हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, तो 1/3 इज इक्वल टू साइन 2π, टाइम पीरियड का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो ये 2 1 z 2 2 z हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो 1/3 इज इक्वल टू साइन π/2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन π/2 इंटू टी अगर 1/3 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 इंटू टी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, और आप यहाँ पे π/2 इंटू टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 का मतलब होता है 0.3333, साइन इनवर्स ऑफ 0.3333 का वैल्यू आपको मिल जाएगा वही वापस आपका लॉग से, और लॉग नहीं बल्कि नेचुरल साइन के टेबल से। अब ये मैं टेबल लिया हूँ और मैं खुद ही इसको सॉल्व करके देखता हूँ, 0.3333 का नेचुरल साइन में आपको मिल जाएगा, तो नेचुरल साइन में ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब निकालना आना चाहिए। नेचुरल साइन यहाँ पे है 0.3333, आपको ढूंढना पड़ता है इसके अंदर, तो 3333 0.3 कहाँ गया, 3 कहाँ गया, 3333 3338 है, 3322 है, तो ये आपका आ गया 19 डिग्री और 0.4 डिग्री, 90 डिग्री 0.4 डिग्री, 19 डिग्री 0.4 मिनट्स,
या 30 आप क्या कर सकते हो 24 मिनट्स बोल सकते हो, 24 मिनट्स 19 डिग्री 24 मिनट्स। और यहाँ पे 3333 है ना, यहाँ पे 3322 मिला हुआ है, तो 2233 इसका मतलब 10 ऐड करोगे तो 11 यहाँ पे 11 अगर मैं देखूंगा तो इसमें 4 मिनट्स और ऐड करोगे तो ये 28 मिनट्स हो जाएगा। तो 19 डिग्री 28 मिनट्स, साइन इनवर्स ऑफ 0.3333 19 डिग्री और 28 मिनट्स आ जाएगा आपका। ये मैं लिख देता हूँ 19 डिग्री और 28 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि मिनट्स में आप नहीं रखोगे इसको, आप फिर से डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो 28 मिनट्स का 28 को 60 से डिवाइड करोगे तो 0.466 आ जाएगा। तो आप सीधा इसको लग दो 19.466 डिग्री, 19.46 डिग्री, ये डिग्री में आ गया। अब ये आपको ढूंढना आना चाहिए। आप एक काम करो, नहीं आता है तो आपको कहीं से देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आगे मैं देखता हूँ समय मिलता है तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, साइन कोसाइन इनवर्स ये कैसे ढूंढते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि आपको आता है, नहीं तो आप कहीं से पता कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि डिग्री में कभी भी आपका वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिग्री से रेडियन में आ गया, पाई और पाई यहाँ पे हो जाएगा कैंसल, और टी का वैल्यू आपको 19.46 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 180 मिल जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा 19.46 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 180 विल गिव यू आंसर 0.2162। ये आपका आंसर आ रहा है सेकेंड्स, दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A simple pendulum of length 100 सेंटीमीटर परफॉर्म्स, लेंथ 100 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, परफॉर्म्स एसएचएम, फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब। रीस्टोरिंग फोर्स बॉब पर जो एक्ट कर रहा है, जिसका मास दिया हुआ है बॉब का 50 ग्राम, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ना देखो इसमें सारा सीजीएस दिया हुआ है, तो आप फोर्स भी सीजीएस में निकाल लो। सीजीएस में फोर्स जो होता है वो डाइन में मेजर किया जाता है, फिर डाइन और न्यूटन में हम न्यूटन में उसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको न्यूटन डाइन का चक्कर नहीं पता है तो आप सब क्या करो, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो सेंटीमीटर को। वैसे ये ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होगा, हम यहाँ पे कर भी सकते हैं। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, हमको पता है। इसको आप 50 इंटू 10⁻³ लिख दो kg, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 ना, नहीं 0.05 हो जाएगा। चलो छोड़ो, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और 3 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10⁻² मीटर। कन्वर्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसा यूनिट में आंसर मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया था बॉब पे जो फोर्स लगता है वो mg/l होता है, माइनस mg/l होता है, पर आप माइनस साइन स्किप कर सकते हो। mg/l, m का वैल्यू 50 इंटू 10⁻³, g का वैल्यू 9.8, x का वैल्यू 3 इंटू 10⁻², और लेंथ तो आपका 1 मीटर है। बस इसको सॉल्व कर लो, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 multiplied by 3 will give you 1470. 1470 multiplied by 10⁻³ multiplied by 10⁻²। 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डेसिमल पीछे चला जाएगा, तो ये 1.47 इंटू 10⁻² न्यूटन आ जाएगा आपका। दैट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम, change in length of the seconds pendulum if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 meter per second square to 9.80 meter per second square। ठीक है, तो भाई देखो आपका पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। हम लोग को पता है कि आपका जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होता है वो g/π² होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भूल गया क्या मैं भी, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, हाँ g/π² होता है। तो g/π² होता है, इसका मतलब आपका लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, तो इसका मतलब आपका L1/L2 जो होगा वो g1/g2 होगा, है ना। अब इसमें इनिशियल लेंथ तो यहाँ पे दिया नहीं है, चेंज इन लेंथ देके रखा हुआ है,
फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो ठीक है, वो तो मिल जाएगा, L1 अपॉन L2 मिल जाएगा। पहले एक काम कर लो, यहाँ पे रिलेशन निकाल लो। L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू G1 अपॉन G2। सो L1 अपॉन L2 विल बी इक्वल टू G1 का वैल्यू कितना है 9.75 और G2 का वैल्यू है 9.8। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, इस तरह से रहने दो, दोनों बार L का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद हम माइनस कर देंगे, इसकी इतनी की जरूरत नहीं है। L का तो फॉर्मूला पता ही है ना, L1 L2 निकाल लो और माइनस कर लो, देखो कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। अब देखो LS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, तो L G बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, G कम होगा तो L कम होगा। तो आप L1 का फॉर्मूला यूज करोगे तो G अपॉन पाई स्क्वायर, G1 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा। G1 का वैल्यू 9.75, पाई स्क्वायर का वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू से सॉल्व कर रहा हूँ। तो 9.75 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3.14 विल गिव यू 0.988, 0.989 कर देते हैं। तो ये L1 आ गया मीटर, और L2 का वैसे वैल्यू निकाल सकते हो आप G2 बाय पाई स्क्वायर। G2 का वैल्यू है 9.80 अपॉन 3.14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9.8 divided by 3.14 divided by 3.14, that will give you 0.994 कर दो, 0.994 मीटर। तो यहाँ L1 ये रहा L2, L1 और L2, तो कितना हुआ, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ L1 से L2 तक। अगर G का वैल्यू डिक्रीजेस बाय क्यों लिखा, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेन चेंजेस फ्रॉम 9.75 से 9.80। देखो G इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज गलत लिखा हुआ है यार, इंक्रीजेस होना चाहिए, क्योंकि G इंक्रीज हुआ है तो आपका L भी इंक्रीज होगा, समझे। G इंक्रीज हुआ है तो L भी इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L, यही आपको ढूंढना है। चेंज इन लेंथ बोला था ना, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ लिख देता हूं मैं। चलो चेंज इन लेंथ डेल्टा L कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा L दैट इज L2 माइनस L1, क्योंकि आपका लेंथ इंक्रीज हुआ है। L2 का वैल्यू 0.994 माइनस 0.989, तो 0.994 माइनस 0.989 will give you 0.005, 0.005 मीटर, और यू कैन राइट इट एज 5 into 10⁻³ मीटर, और 5 into 10⁻³ मीटर को 5 mm लिख सकते हो। वैसे ये करने की जरूरत नहीं, आपका यहाँ पे आंसर खत्म हो चुका है, मीटर में आपने लिख दिया, बात खत्म। और ये इंक्रीज हुआ है, लेंथ इंक्रीजेस बाय 5 mm, ये तो गड़बड़ लिख दिया है यहाँ पे, इंक्रीजेस बाय 5 mm, ठीक है। या फिर आप बोल दो इंक्रीजेस बाय 0.005 मीटर, यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है, क्योंकि आपका G इंक्रीज हुआ है तो L भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। The length of seconds pendulum on the surface of earth is nearly 1 meter. Its length on the surface of moon should be, ये MCQ का क्वेश्चन है। अब देखो अर्थ पर क्या हुआ है, लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1 मीटर, तो L अर्थ 1 मीटर है, और यहाँ का G का वैल्यू आपको पता है, या आप एक काम करो, अर्थ के लिए लेंथ का वैल्यू L ले लो, लेंथ का वैल्यू L ले लो, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू G ले लो, तो आपको पता है L इज इक्वल टू G बाय पाई स्क्वायर होता है, इक्वेशन 1। मून के लिए आप लेंथ का वैल्यू L डैश ले लो और G का वैल्यू G डैश ले लो, तो आपको पता है L डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, G डैश अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, आपको ढूंढना क्या है, सेकंड्स पेंडुलम का लेंथ यहाँ पे 1 मीटर है, इसका मतलब L का वैल्यू आपको 1 मीटर दिया हुआ है, इक्वेशन 2, और मून पे उसका लेंथ क्या होना चाहिए। तो ये दोनों के इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो L डैश अपॉन L विल बी इक्वल टू G डैश अपॉन G, क्योंकि पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इन्होंने देके रखा हुआ है अर्थ पे L का वैल्यू 1 है, 1 मीटर, तो L का वैल्यू 1 डाल दो, और हमको पता है मून का जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो अर्थ का 1/6 टाइम होता है, तो L का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, G डैश का वैल्यू G/6 कर दो, तो मून वाला आपको लेंथ मिल जाएगा, G डैश G/6 अपॉन G, और यहाँ पे 1,
तो ये जी कैंसिल, एल डैश का वैल्यू आपको 1/6 मीटर मिल जाएगा। दैट्स इट, 1/6 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी ये आपका लास्ट पार्ट होगा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का, 2-3 क्वेश्चंस और ये वाला भी आपका चैप्टर हुआ खत्म। अब एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं तो एंगुलर एसएचएम में आपका टॉर्क का फॉर्मूला होगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, सी कांस्टेंट है जिसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक और इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन आई थीटा हो जाएगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सी अपॉन आई, ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ सी बाय आई हो जाएगा। टाइम पीरियड टी का वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई ओमेगा का वैल्यू क्योंकि सी अपॉन आई है तो यहाँ पे आई बाई सी आ जाएगा, ओमेगा नीचे डिनोमिनेटर में है। एन फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ये आपको पता ही है। अच्छा, अगर एक मैग्नेट है, मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें इस तरह से एक मैग्नेट है और वो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने पर वो क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करता हूँ टॉर्क लगाकर, तो आपको याद होगा कि वो ये इन दो पोजीशन के बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो अगर एक मैग्नेट ऑसिलेट या वाइब्रेट करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई म्यू बी, जहाँ पे आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, म्यू जो है उसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, यहाँ पे लिख के रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। ये फॉर्मूला आप याद रखो, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, टी का वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये तो आप जानते ही हो। हाँ, इस पर जो टॉर्क लगेगा वो माइनस म्यू बी थीटा लगेगा, अल्फा का वैल्यू माइनस म्यू बी अपॉन आई थीटा, और ओमेगा का वैल्यू रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई। ठीक है, ये वैल्यूज रिलेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे इक्वेशन आता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू म्यू बी थीटा, तो ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट म्यू बी थीटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये मैग्नेट है, मान लो इस मैग्नेट का अगर लेंथ, हाइट हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालते हैं, जैसे मान लो ये मैग्नेट है और ये इस तरीके से इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे, तो इसका अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है जो आपको घूमते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है मास इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। अब इसकी थिकनेस कितनी है, हाइट कितनी है, इससे हमको लेना देना नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाइट इक्वेशन में नहीं आएगा, बल्कि जो आपका प्लेन, जो प्लेन आप देख रहे हो जो घूम रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर जो है, जो स्क्वायर घूम रहा है, उस स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ लेके रखना है यहाँ पे इस फॉर्मूले में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतनी बात ध्यान में रखो। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, अ बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हैज डायमेंशंस लेंथ 40 mm, ब्रेड्थ 10 mm और हाइट 80 mm। तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा, वो काम भी आएगा, बार मैग्नेट की बात है। और वो इसका मास देके रखा है पहले तो 120 ग्राम, 120 ग्राम मतलब 120 इंटू 10⁻³ kg, एंड दैट इज इक्वल टू 0.12, 3 पीछे चला जाएगा kg। मास आ गया। इसका लेंथ दिया हुआ है 40 mm, 40 mm का मतलब होता है 40 इंटू 10⁻³ मीटर, और ब्रेड्थ देके रखा हुआ है 10 mm। अब देखो, बोला था आपको मैंने हाइट या थिकनेस से हमको लेना नहीं है, लेना देना नहीं है, तो आप हाइट रहने ही दो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करने के लिए हमको हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रेड्थ का वैल्यू 10 mm है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर आ जाएगा। With the dimensions h vertical, the magnet performs angular oscillation in the plane of magnetic field with period pi s. Period मतलब time period, pi seconds. If its magnetic moment मतलब mu 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट पे ध्यान देना, ऐसा यूनिट है कि नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज कर लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका यहाँ पे देखा हम लोगों ने, रूट ऑफ आई बाई म्यू बी, किधर गया, ये देखो, रूट ऑफ 2 पाई रूट ऑफ आई बाई म्यू बी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी। अब देखो टी दिया हुआ है आपको, आई आपको पता करना है, आई नहीं दिया हुआ है, एल और बी दिया हुआ है, और म्यू बी दिया हुआ है, बी आपको पता करना है। तो पहले आप क्या करो, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था मैग्नेट के लिए क्या होगा, हाफ सॉरी एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, तो एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। मास का वैल्यू 0.12,
लेंथ जो है वो 40 इंटू 10⁻³ है, 40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे देखो 0.12, 40 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, सॉरी प्लस आएगा, अरे यार 10 का स्क्वायर आपका जो होगा वो 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 अपॉन 12। अब एक काम करो यहाँ पे 0.12 10 ये 2 0 खत्म कर दो, इसका 10⁻² लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 10⁻4 प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻4 अपॉन 12। 10⁻4 बाहर निकाल लो, 0.12 इंटू 10⁻4 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.12 multiplied by 17 or divided by 12, that will give you 0.17. So 0.17 into 10⁻⁻4, या एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर दोगे 1.7, तो आपको 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीछे धकेलने के लिए, 10⁻1 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 ऑलरेडी है, तो 10⁻5 kg मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली, ठीक है। अब आपको चाहिए टाइम पीरियड, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको यहाँ पे ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, T इज इक्वल टू 2π√I अपॉन म्यू बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4π², ये भी काफी कैलकुलेटिव हो गया, I अपॉन बी आ जाएगा, तो यहाँ से आपको B का वैल्यू मिल जाएगा 4π² I अपॉन म्यू टी स्क्वायर, ठीक है। अब सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 4π² इंटू आई का वैल्यू, आई का वैल्यू आ गया हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻5 अपॉन म्यू, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.4, मल्टीप्लाइड बाय टाइम का वैल्यू, टाइम पीरियड पाई दिया हुआ है, तो पाई दिया है तो π² हो जाएगा, तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली आपका 1.7 इंटू 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 4, 1.7 into 4 divided by 3.4 will give you 2, and that will be 2 into 10⁻5। आंसर बड़ा सिंपल आ गया, 2 into 10⁻5 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, दो फॉर्मूला होता है इसका, टेस्ला यूज करो बेटर होगा। फाइनली आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। टू मैग्नेट्स, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं। Two magnets with the same dimensions and mass but of magnetic moments, दो मैग्नेट है, एक का मैग्नेटिक मोमेंट है 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर और दूसरा है 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट है 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, are jointly suspended in the Earth's magnetic field so as to perform angular oscillations in a horizontal plane. When their like poles are joined together, the period of their angular SHM is 5 seconds. Find the period of angular SHM when their unlike poles are joined together. अब like poles join कर दोगे तो नॉर्थ नॉर्थ join हो जाएगा, तो strong हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। like poles are joined, अगर like poles join कर दोगे तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो μ1 प्लस μ2 हो जाएगा, तो आपका टाइम पीरियड जो होगा T1 वो हो जाएगा, T1 ले लेते हैं 2π√I अपॉन म्यू नेट हो जाएगा, म्यू नेट इंटू बी। अब यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आप डालोगे, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, μ1 प्लस μ2 इंटू बी, ये रहा आपका इक्वेशन 1। जब अनलाइक पोल्स डालोगे, व्हेन अनलाइक पोल्स आर जॉइंड, अनलाइक पोल्स आर जॉइंड, तो साउथ नॉर्थ से ज्वाइन करोगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो म्यू नेट का वैल्यू आप समझ लो μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π√I अपॉन
म्यू की जगह पे μ1 माइनस μ2 कर दो, इंटू बी डाल दो, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन्होंने t1 का वैल्यू दे के रखा है 5 सेकेंड्स, तो आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, और हमको t1 का वैल्यू पता है 5 सेकेंड्स, t2 का वैल्यू पता करना है। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो t2 अपॉन t1 विल बी इक्वल टू, देखो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक काम करो लिख ही देते हैं पूरा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन μ1 माइनस μ2 इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ से 2 पाई हो जाएगा कैंसिल, आई और आई हो जाएगा कैंसिल, बी और बी हो जाएगा कैंसिल, और μ1 प्लस μ2 क्योंकि नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 प्लस μ2 अपॉन μ1 माइनस μ2 आ जाएगा। t1 का वैल्यू 5 सेकेंड है ही, तो आप एक काम करो, यहाँ पे आपको t2 अपॉन 5 विल बी इक्वल टू अंडर रूट μ1 प्लस μ2 अपॉन μ1 माइनस μ2 मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो t2 का स्क्वायर हमको, अच्छा एक सेकंड μ1 μ2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, क्यों टाइम पास कर रहा हूँ मैं, μ1 μ2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, μ1 का वैल्यू 100 है, μ2 का वैल्यू 50 है, 100 माइनस 50 हो जाएगा, तो t2 अपॉन 5 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू 5 और ये 15 बाय 5 रूट 3 हो जाएगा, तो आपका t2 का वैल्यू आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.732, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.732 विल गिव यू 8.66 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा जो है लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, 2-3 लास्ट के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपको जो सिंपल क्वेश्चंस लग रहा है आप वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ है, न्यूमेरिकल में हाथ अच्छे आपके नहीं है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, जो आपको सिंपल लग रहा है वो करके जाओ आराम से और थियरी पे ध्यान दो। मैं तो सारा करवा रहा हूँ, जिसको जिसकी जिस हिसाब से जरूरत है वो मैं बता दे रहा हूँ। A 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क, थिन सर्कुलर डिस्क है, 20 सेंटीमीटर वाइड है, इसका मतलब डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा d/2 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, और आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10 टू माइनस, नीचे लिख देता हूँ मैं, 10 into 10 raised to minus 2 that is equal to 10 into 10 raised to minus 2 मीटर that is equal to 10 raised to minus 1 मीटर, ये आपका रेडियस आ गया। मास इसका देके रखा हुआ है 20 ग्राम, 20 ग्राम मतलब 20 into 10 raised to minus 3 kg, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 1 2 3 0.02 kg इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 1 2 3, हाँ 3 पीछे जाएगा, ये सॉरी 200 ग्राम है, 200 ग्राम है भाई, 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम, 200 इंटू 10 टू माइनस 3 kg, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 kg। मास भी मिल गया। इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ थिन मेटालिक स्ट्रिंग, थिन मेटालिक स्ट्रिंग से ऊपर से सपोर्ट कर दिया गया उसे, तो ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा। बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू 60 डिग्री, तो इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री से इसको ट्विस्ट कर दिया गया है। आप यहाँ पे एंगल आपको मैंने बोला SHM में एंगल आपको रेडियन में ही लेना है, तो 360 पाई बाय 60 डिग्री का आपको पता है रेडियन में एंगल का वैल्यू पाई बाय 3 होता है, तो आप 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 3 रेडियन, तो आप उसको रेडियन में लोगे, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, एंड रिलीज्ड इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस फॉर पीरियड 1 सेकेंड, इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर अनडैम्प्ड कंडीशंस, रीस्टोरिंग टॉर्क इसमें कितना जनरेट होगा। अब देखो 60 डिग्री मैक्सिमम एंगल है, तो जो टॉर्क मिलेगा वो भी मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो आपको टॉर्क ढूंढना है। अब टॉर्क के फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया था, टॉर्क का फॉर्मूला एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, एक तो माइनस सी थीटा होता है, और यहाँ पे आपको देखना होगा, दिक्कत ये है कि आपको टाइम पीरियड देके रखा हुआ है,
टाइम पीरियड में आता है ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू आता है सी अपॉन आई, और सी अपॉन आई में आपका ये सी आ जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ये फॉर्मूला यूज करोगे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करोगे। तो तीन फॉर्मूला देख लो, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आई, और टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा बोला था मैंने। अब आपको टॉर्क सी का वैल्यू तो दिया नहीं है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है मैं मानता हूं। तो सी के वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप ओमेगा पे जाओगे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आई था, ठीक है। अब ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, टू, क्योंकि टाइम पीरियड दिया है ना हमको, तो उसको टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना होगा। सी अपॉन आई हो जाएगा, तो पहले सी का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टी 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 का वैल्यू दिया है ना, 1 सेकेंड दिया है, तो ये पे 1 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2, चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एम आर स्क्वायर, और 2 ऊपर चला गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फाइनली आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको इक्वेशन 1 में टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा सी का वैल्यू 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटू थीटा। चलिए अब 2 पाई स्क्वायर, एम मतलब मास, मास का वैल्यू यहाँ पे देखो 0.2 kg दिया हुआ है, तो 0.2 आ जाएगा। रेडियस 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 आपको मिला है यहाँ पे, चाहिए इसमें कैपिटल आर यूज कर लिया मैंने, तो इधर भी आप कैपिटल आर ही डाल दो। रेडियस कैपिटल आर कितना मिला, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है पाई/3 है, तो पाई/3 डाल दो। तो फाइनली ये हो जाएगा कि 2 इंटू 0.2 हो जाएगा आपका 0.4 डिवाइडेड बाई 3, और ये पाई स्क्वायर पाई क्यूब हो जाएगा, और ये आपका 10⁻⁻2 रह जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, पाई क्यूब का वैल्यू उन्होंने 31 लेने के लिए बोला है, तो ले लो 0.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 31 इंटू 10⁻⁻2, कर दो इसको सॉल्व। 0.4 multiplied by 31 divided by 3 will give you 4.133 into 10⁻²। 10⁻² मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेसिमल पीछे जाएगा, तो एक 4 का जाएगा और एक और 0 का जाएगा, तो 0.04133 न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। आ गया आपका आंसर, समझे। चलिए बढ़ते हैं आगे। Find the number of oscillations performed per minute by a magnet vibrating in the plane of a uniform field। मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रहा है, इक्वेशन याद होना चाहिए आपको। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देके रखा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं टेस्ला। द मैग्नेट हैज मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका देके रखा है 3 इंटू 10⁻6 kg मीटर स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हमको ढूंढना क्या है इसका, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 मिनट। टाइम आपको 1 मिनट देके रखा हुआ है, मतलब 60 सेकेंड्स, और आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ढूंढना है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ढूंढने के लिए टाइम पीरियड ढूंढ लो। मान लो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड में 60 ऑसिलेशन करेगा। अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो 60 सेकेंड में 30 ऑसिलेशन करेगा, है ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का फॉर्मूला होता है टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, समझे। तो पहले तो टाइम पीरियड ढूंढना पड़ेगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मैग्नेट वाइब्रेट कर रहा है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी, वैल्यूज डालो ढूंढ लो। 2 पाई अंडर रूट आई का वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, म्यू का वैल्यू 3 है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻5 है। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻5 10⁻5 कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे आपको देखो 10⁻1 बचेगा डिवाइडेड बाय 1.6, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो टाइम पीरियड का वैल्यू आपके पास आ गया 3.14 डिवाइडेड बाय 2,
ऐसे रहने दो, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, याद रखो, टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो टाइम अपने पास कितना बोला उन्होंने, 60 सेकेंड्स बोला हुआ है, तो 60, टाइम पीरियड कितना आया 3.14 अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 3.14, इसको सॉल्व करोगे तो 38.19 आ जाएगा। देख लो 120 डिवाइडेड बाय 3.14 will give you 38.2, 38.2 है यहाँ पे, 38.19 लिखा हुआ है, 38.2 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ऑसिलेशंस, ठीक है, 1 मिनट में इतना ऑसिलेशंस हो जाएगा। तो आई थिंक आपका होता है चैप्टर यहाँ पे खत्म बच्चों। तो ऑसिलेशन वाला पार्ट भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।